वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। और नाज़रीन, ईद कुर्बान की आमद है और मुल्क भर की अगर बात करें मवेशी मंडियों की तो रौनकें जो हैं वो उरूज पर पहुंच चुके हैं। कहीं हम देखते हैं कि राजनपुरी बकरों की मांग है तो कहीं पर हम देखते हैं कि साहिवाल नस्ल के जो बैल हैं उसके चर्चे हो रहे हैं। अच्छा, ये जो राजनपुरी बकरे हैं इनकी तो बहुत ज़्यादा मतलब कि डिमांड बताएं, लोग खरीदते कितने हैं, लेकिन कोई भी बंदा जाता है पूछता सबसे पहले यही है जी कि राजनपुरी बकरे कितने हैं, वो दिखाएं। बाद में बेशक लें या ना लें, उनके बजट के अंदर आ रहे हो या ना आ रहे हो, लेकिन जाके पूछते ज़रूर हैं। और मनपसंद जानवरों की खरीदारी के लिए अवाम अब मैदान में आ चुके हैं, मंडियों में जा रहे हैं। भाव ताव इस वक्त उरूज पर है, लेकिन व्यापारी थोड़े से परेशान है। वो कह रहे हैं कि लोग आ तो रहे हैं लेकिन खरीदारी कम हो रही है। अच्छा, व्यापारी जो हैं वो भी और अवाम भी आपस में एक दूसरे को उनका अपना अपना जोर लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये रेट्स हैं और वो जो अवाम है वो कहती है कि भाई हमने इन रेट्स में नहीं लेना है, कम करें। तो बस ये जो है ना जारी है उनकी ये तो आखिरी रात तक ये मामला चलना है और ये बिल्कुल ऐसे ही चलेगा। और शहरियों का ये भी कहना है कि अभी ईद में चूँकि कई रोज़ बाकी हैं, व्यापारी जो हैं अभी बहुत ज़्यादा रेट बता रहे हैं, तो हम आखिरी दिन तक का इंतज़ार करेंगे जब कीमतें मुनासिब हो जाएंगी ना उस वक्त लेंगे। अच्छा, लेकिन जो व्यापारी हैं वो कह रहे हैं कि अभी जो है वो भी इस सीज़न का क्योंकि फ़ायदा तो उन्होंने उठाना है, उससे कैश तो करना है उन्होंने, तो वो कह रहे हैं कि कीमतों में कोई बड़ी कमी करने नहीं जा रहे हैं वो। और वो तो कह रहे हैं कि भाई हम अब कीमतों में कमी नहीं कर रहे हैं, तो बेशक आप ईद के आखिरी दिन तक इंतज़ार कर लें। आहिस्ता आहिस्ता वो देखें ना, दोनों को किसी न किसी एक पेज पे तो आना पड़ेगा, तो जो भी होगा एक पेज पे आना पड़ेगा। खैर, अभी मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में क्या सूरत हाल है मवेशी मंडियों की हम जानेंगे। शहरों में हमारे नुमाइंदगान मौजूद हैं। फैसलाबाद में बिलाल सिकंदर मौजूद हैं इस वक्त, और हमारे साथ मुल्तान में ज़हीर अब्बास मौजूद है, पेशावर में इरफान मूसा जई मौजूद हैं। और बात करेंगे सबसे पहले फैसलाबाद में बिलाल सिकंदर हमारे साथ मौजूद है। बिलाल, बताइएगा, भाव ताव तो हो रहा है, आपस में बहस और तकरार भी हो रही होगी, ख़रीदारी कितनी हो रही है, मवेशी मंडियों में रश कितना है? भाव ताव चल रहा है। मंडियां जैसे आपने कहा कि रौनकें अरूज पे पहुंच चुकी हैं। ख़रीदारों का रश वीकेंड पे बहुत ज़्यादा था। यहाँ पर इस वक्त मैं न्यामोवाना मंडी में मौजूद हूँ और यहाँ पर जानवर जो थे, जो पिछले दिनों में नज़र आ रहे थे कि पूरी मंडी भरी हुई थी, ख़ास तौर पे जो भारी भरकम जानवर थे उनकी बहुत ज़्यादा तादाद थी। लेकिन अब जानवर मंडी में कम होते जा रहे हैं और इसी वजह से जो कीमतें हैं उनमें ज़्यादा से ज़्यादा इजाफा होता जा रहा है। ख़रीदारों की और व्यापारियों के दरमियान बहस व तकरार का एक लंबा सिलसिला चलता है और उसके बाद क्या होता है कि ख़रीदार जो हैं वो दूसरे शेड पे चले जाते हैं और वहाँ पर जानवर जो पसंद करना शुरू कर देते हैं। व्यापारियों का कहना था कि जुमे का दिन जो था वो फैसला कुन था कीमतों के हवाले से, कि डिसाइड होगा कि अगर जानवर मज़ीद आते हैं मंडियों में तो शायद जानवरों की कीमतें जो हैं वो कुछ कम हो जाएं। लेकिन जानवर नए अब मंडियों में नहीं आए, जो पहले जानवर थे वही मौजूद हैं। उनमें से बेशतर सेल हो गए, अब जो बाकी बचे हैं उनकी कीमतों में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है। अगर हम सिर्फ बकरे की बात कर रहे हैं तो बकरे की कीमत पिछले साल जो तकरीबन आपको 20 से 25 हज़ार में और 30 हज़ार में बासानी मिल जाता था, अब वही बकरा आपको तकरीबन 40 हज़ार में मिलेगा और बड़ी मुश्किल से मिलेगा, आपको ढूंढना पड़ेगा मंडी पूरी में। अगर बैल की बात करें, बैल पिछले साल तकरीबन आपको 60 से 70 हज़ार में मिल जाता था बासानी, अब वही बैल आपको 1,10,000, 1,30,000 से 40 हज़ार में मिलेगा और वो भी मुश्किल से। ऊँट की कीमतें भी इसी तरह से और पूरी मंडी में अब यही सूरत हाल चल रही है। ख़रीदार परेशान है कि हम सस्ता जानवर ख़रीदें तो कहाँ से ख़रीदें, बकरा लें सस्ता लें कहाँ से लें, इतनी हमारी जेब इजाज़त नहीं देती। तो ये एक तवील सिलसिला चल रहा है। लेकिन जो एक डिसाइडिव मूवमेंट थी कि जुमे के दिन जानवरों की कीमतें सस्ती होंगी और उसके बाद हम ख़रीदेंगे, तो अब वही लोग जो हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं कि हम शायद ईद के बिल्कुल करीब जाके जब एक दिन रहता होगा उस दिन जाएंगे तो शायद उस दिन जाके कुछ कीमतें कम हो जाएं और हम जाके जानवर ख़रीदें। तो ये सिलसिला अब चल रहा है। ख़रीदार उनकी बहुत बड़ी तादाद जो है वो मंडी का रुख कर ज़रूर रही है और कोशिश कर रही है कि हम सस्ते जानवर ख़रीदें, लेकिन अब सस्ते जानवर ख़रीदना आसान मरहला उनके लिए नहीं रहा। मंडी से बाहर तकरीबन कोई 300 के करीब हमने देखे थे पहाड़ी बकरे मौजूद थे। अब वो आज जब हम यहाँ पर आए हैं तो वो सारे के सारे फ़रोख्त हो गए। उसकी वजह ये थी कि वो बकरे सस्ते थे, वो तकरीबन 20 से 30 हज़ार में मिल रहे थे, तो वो सारे के सारे लोगों ने एक ही दिन में ख़रीद लिया। आप इसी चीज़ से अंदाज़ा लगा लें कि एक ही दिन में लोगों ने वो सारे के सारे बकरे खरीद लिए क्योंकि वो सस्ते थे। पहाड़ी बकरे जो है ना वो तो लोगों ने खरीद लिया, बाकी जो है वो क्योंकि लोगों की पहुंच से बाहर है तो लोग जो है उनको अभी इंतजार करें। हमारे साथ ही रहिएगा। मुल्तान में क्या सूरत हाल है जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है ज़हीर अब्बास। ज़हीर, आप बताइएगा मुल्तान में क्या रेट्स हैं और कैसी रौनक देख रहे हैं मंडियों में, और ख़ास तौर पर ये भी बताइएगा कि SOPs का ख्याल रखा जा रहा है।
जी, अगर SOPs की बात करें तो मुल्तान आर्जी मवेशी मंडियों समेत मजमूई तौर पर 8 मवेशी मंडियां जो हैं वो कायम की गई हैं। किसी भी जगह कोरोना SOPs को मलूदे खातर नहीं रखा जा रहा। मास्क जो है खाल खाल शहरी इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर समाजी फासले की बात की जाए तो उस पर भी अमल दरामद नहीं है। सैनिटाइज़र का इस्तेमाल जो है वो भी नज़र नहीं आ रहा। इंतज़ामिया की तरफ से हिदायत जारी की गई थी कि जो कोरोना सर्टिफिकेट है वैक्सीन का वो लाजमी लेकर आएँ, लेकिन इस तरह की भी कोई बात सामने नहीं आ रही। दूसरी जानब 8 मवेशी मंडियां जो हैं उनकी रौनकें तो बढ़ चुकी हैं, लेकिन ख़रीदार जो हैं वो कम ख़रीदारी करते दिखाई देते हैं। उसकी वजह यह है कि गुज़श्ता सालों की निस्बत कीमतों की अगर बात करें तो एक बकरा जो पिछले साल बासानी 25 से 30 हज़ार में मिल जाता था, आज वही बकरा 45 से 50 हज़ार में मिल रहा है। अगर बैल की बात करें तो बैल की कीमत यहाँ पे जो शुरू होती है वो 1.5 लाख रुपए से शुरू होती है, और जितना सेहतमंद बैल है, जितना फरबा बैल है, तो उसकी उसी हिसाब से कीमत भी बढ़ती जाती है। 8-8 लाख तक के बैल जो है वो मवेशी मंडियों में मौजूद हैं। राजनपुरी नस्ल के बकरों के जिस तरह आपने प्रोग्राम के शुरू में बात की, तो जो राजनपुरी नस्ल के बकरे हैं उनकी भी बड़ी मांग है, ताम उनकी जो कीमतें हैं वो 2 लाख से शुरू होती हैं और 3.5-4 लाख रुपए तक जाती हैं, जिसकी वजह से राजनपुरी बकरों की जो खरीदारी है वो ना होने के बराबर है। नवाबशाह नस्ल के बकरे जो सिंध से आए हुए हैं उनकी भी बड़ी मांग है, क्योंकि उनका कद काट जो है कम अज़ कम 3 फुट लंबा जो है वो 3 फुट ऊंचाई उनकी है, और उसकी कीमत जो बताई जा रही है वो 1.5 लाख रुपए के से शुरू होती है और 3 से 4 लाख रुपए तक जाती है। नवाबशाह नस्ल के बकरों की भी खरीदारी यहाँ पर बहुत कम देखने में आई है। जो पहाड़ी नस्ल के बकरे हैं उनकी कीमत चूँकि थोड़ी है, 25 से 30 हज़ार में एक बकरा मिल जाता है, तो यही वजह है कि पहाड़ी नस्ल के बकरे जो है वो यहाँ पर खरीदे जा रहे हैं। बैल की जो कीमतें हैं पिछले सालों की निस्बत ज़्यादा हैं। इज्तिमाई कुर्बानी का लोगों का रुझान जो है वो बढ़ रहा है, क्योंकि उनका कहना है कि इनफरादी कुर्बानी वो कर नहीं सकते, क्योंकि बकरे दुम्बे महंगे हैं, तो इसलिए उनका रुझान इज्तिमाई कुर्बानी की तरफ है। लेकिन इज्तिमाई कुर्बानी के लिए जब वो बैल देखते हैं तो पिछले साल उन्हें खरीदा होता था 1 लाख का, वही बैल आज उन्हें 1.5 से 2.25 लाख के दरमियान जो वो मिल रहा है, जिसकी वजह से खरीदार भी परेशान है। दूसरी जानब जो व्यापारी हैं उनका कहना है कि वो पूरा साल मेहनत करते हैं, लेकिन जिस तरह की वो आस लगाए बैठे होते हैं कि उन्हें उनकी मेहनत का मुनासिब सिला मिलेगा, उस तरह की कोई सूरत हाल यहाँ पे नज़र नहीं आ रही। व्यापारी हजरात की अगर बात की जाए तो व्यापारी हजरात को सहूलियात के फुकदान का भी शिकवा है कि यहाँ मवेशी मंडियों में उस तरह की सहूलियात फराहम नहीं की गई। चारे की कमी है, साये की कमी है, उसके साथ साथ पानी की कमी का शिकवा करते दिखाई देते हैं व्यापारी। ठीक है ज़हीर, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए, हम बात कर लेंगे। हमारे साथ इस वक्त किफ़ायत अली मौजूद हैं, उन्होंने अभी हमें ज्वाइन किया है। इरफान मुसाज़ई हमारे साथ पहले से मौजूद है। इरफान, पेशावर में क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं, ये हमें बताइएगा कि ऐसे ही रेट्स हैं, सिर्फ लोग आ रहे हैं, पूछते हैं ये बकरे के हैं, ये जानवर कितने का है और वापस चले जाते हैं, या वहाँ पर कुछ ख़रीदो फ़रोख्त का सिलसिला जारी है, और इंतज़ामात का भी बताइएगा। हमजा, इस तरह के यही सूरत हाल है जिस तरह आपने बताया कि लोग सिर्फ जो है वो कीमतों के बारे में पूछते हैं। इस वक्त भी मैं मौजूद हूँ रिंग रोड मंडी में, जो कि पेशावर की सबसे बड़ी मंडी है, लेकिन यहाँ पर हज़ारों की तादाद में जानवर तो मौजूद है, लेकिन ख़रीदार जो है वो ना होने के बराबर है। हालांकि जब भी पहले जो ईद से चंद रोज़ कबल जो है यहाँ पर तिल धरने की जगह नहीं होती थी, बाहर रोड पर भी जगह नहीं होती थी, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि सूरत हाल जो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। गाहक जो है वो ना होने के बराबर है, और जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं तो उनकी वो भी सिर्फ कीमतों के बारे में पूछ रहे हैं, चूँकि यहाँ कीमतें जो है पिछले साल की निस्बत तकरीबन 50 से 60 हज़ार रुपये फ़ी जानवर में इजाफा हुआ है। तो इसी तरह जो बैल पहले मिलता था 1.5 लाख में, 1,20,000 में, तो वो अब जो है वो 2 लाख से उसकी कीमत ज़्यादा है। तो यही वजह है कि लोग जो है उनका जो बजट होता है तो उनको वो यही सोचते हैं कि इस बजट में उनको मिल जाए, तो वो मुख्तलिफ मंडियों का चक्कर लगाते हैं। एक मंडी में पूछते, फिर दूसरी मंडी में पूछते हैं, और इस उम्मीद पर जो है वो ख़रीदारी नहीं कर रहे हैं कि शायद जो है वो ईद की रात हो, जो आखिरी दिन हो बिल्कुल, तो उस दिन जो है वो इसकी कीमतें कम हो जाएगी। दूसरी जानिब व्यापारियों का ये कहना है कि चूँकि जो कीमत की महंगाई ज़्यादा हो गई है, उनके अखराजात आते हैं, किरायों में इजाफा हो गया है, तो इसी वजह से जानवरों की कीमतें जो है वो ज़्यादा हुए हैं, उनको ज़्यादा जो है वो ज़्यादा में यहाँ पर लाते हैं, और यहाँ पर वो ठहरे हुए हैं। चूँकि पेशावर में ज़्यादातर जो माल मवेशी है वो पंजाब से वो भी कुछ मुख्तलिफ नहीं है। इरफान हमारे साथ ही मौजूद रहेगा, कोयटा का रुख करेंगे। किफ़ायत, आप बताइएगा कोयटा में कहाँ पर बड़ी मंडियाँ लगाई गई हैं, कैसे इंतजाम किए गए हैं, और क्या खरीदो फरोख्त का सिलसिला किस तरह से जारी है?
जी बिल्कुल, ईद उल अज़हा के लिए कोयटा में भी तकरीबन 15 मुख्तलिफ मकामात पर मवेशी मंडियाँ लगाई गई हैं। जो सबसे बड़ी मंडी है मशरिकी बाईपास पर लगाई गई है, जहाँ पर के लाखों की तादाद में जो है वो जानवर व्यापारियों की जानिब से लाए गए हैं। ताहम लोगों का वही शिकवा है कि पिछले साल की निस्बत इस साल कीमतें बहुत ज़्यादा हैं और ये कीमतें जो है वो कुव्वत खरीद से बाहर होती जा रही हैं। यही वजह है कि हम देख रहे हैं कि कोयटा में ज़्यादातर लोगों का रुझान अब ये है कि वो जो वो अपना हिस्सा मिलाकर जो है वो बड़े की कुर्बानी करें। ताहम हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो मवेशी मंडियाँ हैं, यहाँ पर व्यापारियों और ख़रीदारों के बीच में जो है वो पैसों के हवाले से जो है वो लेन देन का सिलसिला जारी है। लोग ये चाह रहे हैं कि इस ईद उल अज़हा पर सुन्नत इब्राहिमी को पूरा करने के लिए जानवर ले लिया जाए। ताहम जो कुव्वत है उनकी वो जवाब दे रही है। यहाँ पर बलूचिस्तान में ख़ास तौर पर जो भागनाड़ी नस्ल के बैल हैं वो सबकी तवज्जो का मरकज़ होते हैं। लोग ये चाहते हैं कि उनको जो है वो खसूसी तौर पर जो है उनकी कुर्बानी की जाए। ताहम उनकी कीमतें इस बार जो है वो तकरीबन 2 लाख रुपए से शुरू होकर फिर वो 20 लाख रुपए तक जो है वो जाती हैं, जिसकी वजह से लोग जो है वो अब सिर्फ उनकी कीमतें ही पूछकर जो है वो मंडी में जो है वो आगे चले जाते हैं। जहां तक हम बकरों की बात करें तो अगर आप बकरा खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए आपको तकरीबन जेब में जो है वो 50 से 80 हज़ार रुपए तक जो है वो रखने होंगे, क्योंकि यहाँ पर जो बकरा मिलेगा आपको कुर्बानी के लिए उसकी कीमतें तकरीबन 50-60 से के बीच में होंगी। तो लिहाजा यहाँ पर हम देख रहे हैं कि व्यापारियों और ख़रीदारों के बीच में जो है चूँकि मुकाबला सख्त है और वक्त कम है, तो लोग ये चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो मवेशी मंडियों का चक्कर लगाया जाए ताकि उनकी कुव्वत के मुताबिक जो है वो उनको कोई जानवर जो है वो मिल जाए। जी बिल्कुल ठीक है। किफ़ायत, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। आप सारों की गुफ्तगू सुन के वैसे लोग खासे परेशान हो रहे होंगे, हम भी बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, लेकिन आपने एक काम करना है। एक टिप मैं आपको इसमें देता चलता हूँ कि आपने ये काम करना है कि जो आपको लगता है ना बहुत अच्छी बारगेनिंग करता है आपने, उसको ज़रूर आपने साथ लेके जाना है, क्योंकि मंडी में जाके भाई बहुत ज़्यादा ज़रूरत जो है आपको महसूस होगी। हमने सबसे बात की है अब रावलपिंडी से, साजिद हमारे साथ मौजूद है। हम सारों की उम्मीद है अब साजिद से हैं कि साजिद हमें क्या बताएंगे। साजिद, रावलपिंडी में कुछ मुख्तलिफ सूरत हाल है या वहाँ पर भी कोई उम्मीद नज़र नहीं आती? देखिए, इस वक्त हम रावलपिंडी में कंटोनमेंट बोर्ड की जानिब से जो सबसे बड़ी मंडी जो रावलपिंडी के लिए है भाटा चौक में, वहाँ मौजूद हैं। और जिस तरह के बाकी दीगर नुमाइंदगान की जानिब से जो बात सामने आई, यहाँ पर जिस तरह आप कह रहे थे कि उम्मीद अगर लगाई जाए रावलपिंडी से, तो मेरा ख्याल है कि रावलपिंडी से भी उम्मीद लगाना कोई बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भी सूरत हाल बिल्कुल इसी तरह की नज़र आ रही है। तो थोड़ा सा ये बताऊँगा कि यहाँ पर व्यापारी जो हैं उनका कहना ये है कि यहाँ ना उनको पानी दस्तयाब है, ना उनको बिजली दस्तयाब है, और ना ही उनको मुनासिब यहाँ पर अरेंजमेंट्स जो है रखने के लिए जानवर के लिए दिए गए हैं। और एंट्रेंस के ऊपर हमने खुद भी देखा, और जिस तरह कि हमारी फुटेज में भी सामने देखा जा सकता है कि कीचड़ मौजूद है और एंट्रेंस पे कोई ख़ास जो है वो अरेंजमेंट नहीं है। जो शहरी हैं वो गाड़ी लेके या वैसे पैदल भी अंदर ट्रैवल नहीं कर सकते। दूसरी जानिब अगर बात की जाए शहरियों की, तो उनका कहना यह है कि अगर आज से 2 साल पहले की बात की जाए तो यही जानवर जो उनको 50,000 का मिलता था, इस वक्त कमोबेश 1.5 लाख या 1.80 के दरमियान मिल रहा है। तो अब बहुत ज़्यादा फ़र्क है। जो छोटा जानवर है जैसा कि बकरा, उसका 50,000 से ज़्यादा, और इसी तरह 3,000 बड़े जानवर का, 2,000 छोटे जानवर का यहाँ पर एंट्री जो है वो रखी गई है। उनका कहना यह है कि इसके अलावा फिर खाने पीने का, जानवर का बंदोबस्त, फिर जो ट्रैवल करके उसको लेके आते हैं उसका अखराजात मिला के, उनका तो कहना मतलब उनका मौक़िफ़ ये है कि ये सारे अखराजात की वजह से जानवर महंगा है। जबकि शहरी कहते ये हैं कि जो जानवर इतना ज़्यादा महंगा है कि अभी फिल आपने देखा कि मंडी आप मेरे कप में देख सकते हैं कि सबसे बड़ी मंडी है, लेकिन बिल्कुल सुनसान दिखाई देती है। कस्टमर यहाँ मौजूद नहीं है। शहरी विंडो शॉपिंग करते दिखाई दे रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, देख रहे हैं, सारी रात घूमते हैं, लेकिन यहाँ पर जानवर खरीदे बगैर ही वापस चले जाते हैं। मुख्तलिफ नहीं है, हमें वहाँ से भी कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। साजिद, आपका बहुत शुक्रिया। और दीगर जो मुल्क के हिस्से वहाँ से हमारे नुमाइंदगान बिलाल सिकंदर, ज़हीर अब्बास, इरफान मूसा, किफ़ायत अली, आपने हमें अपडेट किया, आपका शुक्रिया। अगर हमजा हम देखें तो सूरत हाल जो कि मतलब अब ख़राब होती जा रही है, मतलब लोग परेशान हैं, इतनी महंगाई है। ख़ासतौर पर उन्होंने कहा बकरा एक जो है वो 2 लाख में भी है। बिल्कुल, आप देखें कि ये हालात जो हैं कुछ इतने अच्छे नहीं हैं, लोगों की कुव्वत ख़रीद इतनी नहीं है। मुझे इसीलिए वो मैं कह रहा था कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नज़र नहीं आती। आगे आती थी हाले दिल पे हंसी, अब किसी बात पर नहीं आती जो हालात हो गए हैं मंडियों के। लेकिन आपने घबराना नहीं, जाना है, कुर्बानी हमने करनी है। तो कोई अच्छा जो है ना अपना दोस्त, अपना रिश्तेदार लेके जाएं जो बार्गेनिंग बेहतरीन। हाँ, ये वैसे अच्छा मशवरा है, लेकिन साथ ही साथ हमने जिस तरह से हमारे नुमाइंदगान हमें बताते कि जो पहाड़ी बकरे हैं वो थोड़े सस्ते मिल रहे हैं, 20-25 में आराम से मिल जाता है। तो कुर्बानी तो ये भी डिमांड एंड सप्लाई का वैसे मामला होता है, जिस तरह वो बता रहे थे ना कि जब आखिर में जानवर कम हो जाएंगे उस वक्त रेट्स क्या होंगे देखने होंगे। चलें, हम ये नहीं चाहते कि आप एंड पे जाएं और रश लग जाए मंडियों के अंदर, जाना शुरू करें और हो सकता है कि आपको आपकी
पसंद का एक अच्छा सा जानवर मिल जाएगा और आप अपनी कुर्बानी जो है वो कर सकेंगे। हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अच्छी खबर की, क्योंकि हमें मंडियों से तो बहुत ज़्यादा महंगे रेट्स मिले हैं, लेकिन हमारे जो शाहीन है जो इस वक्त इंग्लैंड में मौजूद है, उन्होंने भी कमाल कर दिया। क्या परफॉर्मेंस थी उनकी जी। और अगर वनडे मैचेस की बात करें, उस सीरीज़ में वाइट वॉश होने के बाद अब पहले T20 मैच में जो पाकिस्तानी परफॉर्मेंस थी वो ज़बरदस्त थी। नॉटिंघम में खेले गए मैच में इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया था और फिर मेरा ख्याल है उन्हें फैसला जो है वो भारी पड़ी है। पाकिस्तान ने बहुत ज़बरदस्त खेला यार, बहुत कमाल की बैटिंग की। परेशान नजर आ रहे थे, बार बार बॉलर्स के पास जा रहे हैं, टीम इकट्ठी हो रही है, बात कर रहे हैं अब क्या किया जाए। ना बाबर आजम आउट हो रहे हैं, ना रिजवान आउट हो रहे हैं। अच्छा, रिजवान के शुरू में बल्ला ठीक नहीं चल रहा था, लेकिन बाद में उन्होंने भी बहुत अच्छी इनिंग्स खेली। उसके बाद जो आया उसने कमाल कर दिया। फखर जमान ने जितने शॉट खेले बेहतरीन खेले, शोएब मकसूद जितनी देर खड़े रहे बेहतरीन शॉट्स खेले, हफीज जितनी देर खड़े रहे कमाल कर दिया। जो पहला चौका, पहला गेंद खेला है ना आजम खान ने, क्या बात थी। वो इंजमामुल्लाह कहा करते थे कि जी कि मैं बहुत बुरा खेल रहा था और मैंने एक चौका मारा, और इमरान खान जो कि उस वक्त कप्तान थे उन्होंने कहा कि जी कि तूने जो वो चौका मारा ना वो बेहतरीन है 92 वर्ल्ड कप में। मुझे तो ऐसे लगा कि जैसे शायद मैं कह रहा हूँ, मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा कि दोनों प्लेयर्स का, लेकिन वो बहुत प्यारा शॉट था। अच्छा हमजा, हम जिस तरह बात करते हैं कि पाकिस्तान का एक है ना कि इंटरनेशनल पाकिस्तान का ये जो अब जो इन्होंने दिया है स्कोर उनको दिया था जीतने के लिए जो हदफ रखा था, ये हाईएस्ट स्कोर था। इससे पहले 205 था, तो लेकिन यानी कि देखा जाए तो अब अच्छा परफॉर्म किया है जो इन्होंने कमबैक किया वो बड़ा ज़बरदस्त, और हम उम्मीद करते हैं कि अब T20 जो सीरीज़ है ये हम जीत जाए। बिल्कुल ऐसे ही है, और एक सिर्फ इसमें चीज़ है कि हमने 200 स्कोर खाए भी हैं, तो हमें T20 वर्ल्ड कप के लिए सोचना होगा कि हमने हर मैच में कितना स्कोर करना है कि हम जीत पा रहे हों। ये वो वाले बॉलर्स नहीं है, या वो हमें टीम नज़र नहीं आ रही है कि 160 हुआ 150 हुआ तब भी बॉलर्स ने डिफेंड कर दिया। वहाँ पर बात करने की और उस जगह को देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसलिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स तजियाकार गफ़ार साहब। गफ़ार भाई अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। रात काफ़ी लेट तक आप जागते रहे होंगे, कैसा लगा आपको मैच? अस्सलाम वालेकुम। और पिछले सेगमेंट में हम तक कह रहे थे कि कोई ऐसा दोस्त होना चाहिए जिसको बारगेनिंग आनी चाहिए। मुझे एक लम्हे को लगा आप शायद कह रहे हैं जिसको बारबेक्यू बनाना अच्छा होना चाहिए। वो भी होना चाहिए। बट व्हाट अ विन फॉर पाकिस्तान। आई थिंक इतनी जबरदस्त एंटरटेनमेंट क्रिकेट में ना आपको बड़ी कम मिलती है, और मैं तो एक लम्हे को ये भूल के मैच एंजॉय कर रहा था कि पाकिस्तान अब जीते या ना जीते, लेकिन यहाँ जो क्रिकेट खेल दी गई है इस मैच के अंदर, पाकिस्तान के 232, उसके बाद जो लियाम लिविंगस्टन की इनिंग थी, आई थिंक ये एक ऐसी इनिंग थी जिसको देखकर मैं सिर्फ जो है ना वो ये सोच रहा था कि ऐसी इनिंग जो है ना जिंदगी में एक दो मरतबा ही आप खेलते हैं। बट आई थिंक पाकिस्तान को जो चीज जिसने कल मैच जितवाया वो पाकिस्तान की फील्डिंग थी। जितने कैचेस गए बाउंड्री के अंदर, जितने कैचेस आपने देखा शाहीन शाफिदी का जो कॉटन बॉल था आउटस्टैंडिंग, हारिस का, और वो तो खैर जो आई थिंक सुहेब का कैच है वो तो एक जबरदस्त मीम मटेरियल बन चुका है, और मुझे लगता है कि वो इतने फनी तरीके से एंडिंग अब हुई। बट आई थिंक लकी भी रहे, शुक्र है कोई कोलिजन नहीं हो गया, वरना ऐसे मौके पर कोलिजन हो जाया करता है। बट आउटस्टैंडिंग विन फॉर पाकिस्तान आई थिंक। और T20 में हमजा ऐसा होता है कि आपके फॉर्च्यून्स जो है वो चेंज हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक पार्टनरशिप काफी होती है, शॉर्ट गेम है, यहाँ पर आपके पास वक्त कम है, आपको अटैक करना होता है। और आई थिंक एक चीज़ तो मैं कहूँगा हमजा, पता नहीं आप भी मुझे बोल दें, आप भी क्रिकेट के ज़बरदस्त लवर हैं, आई थिंक रिजवान ने और बाबर ने अब शायद हमारे ऊपर एक ऐसा स्टेटमेंट दे दिया कल की इनिंग्स के बाद कि वो जो बहस है ना कि जी ओपनर कौन होने चाहिए, रिजवान, बाबर, फखर, शर्जील, आई थिंक इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेज, पहले साउथ अफ्रीका फिर जिम्बाब्वे, अब इंग्लैंड के अंदर इंग्लैंड को जिस तरह उन्होंने लिटरली जो है वो गफार भाई ज़्यादा बात होती है स्ट्राइक रेट की। बाबर का स्ट्राइक रेट 173 था और 150 प्लस तो रिजवान का भी था, ये हमारे ओपनर्स का स्ट्राइक रेट था। और आप देखें कि पहले 10 ओवर में 80 रन बनाए। हाँ जी, ऐसे ही समझाया हमें ये कि बेस बनाना कितना जरूरी है। ठीक है, इंग्लैंड का अपना एक वे ऑफ अटैकिंग क्रिकेट है, वो कहते हैं ना दे अटैक फ्रॉम द वर्ड गो, बट आप देखिए विकेटें भी इससे गिरती हैं, उनके पास डेप्थ बहुत है 9वें 10वें नंबर तक। बट आई थिंक पाकिस्तान को ये जीत जो है ना वो कॉन्फिडेंस रिस्टोर करेगी, मैनेजमेंट ने सुख का सांस लिया होगा, इसीलिए इस जीत की बड़ी ज़रूरत थी। और सिर्फ ये कहना है कि भाई इसी मोड ऑफ क्रिकेट में आप खेलें, अगर आप खुदा ना खास्ता ऐसी क्रिकेट खेल के हारे भी तो लोग गलती को याद करते हैं कि फलाने प्लेयर ने उस मौके पर जो है ना वो गलती करी तो मैच हार गए।
बट आई थिंक इस तरह की क्रिकेट से जो है ना वो शायकीन भी खुश होते हैं और आपकी टीम का मोराल भी हाई रहता है। बिल्कुल ऐसे। अच्छा अब्दुल गफ्फार साहब, हम अगर देखें तो टीम मैनेजमेंट की जानिब से कोई तब्दीलियां नहीं की गई थी, जिस तरह से हम वनडे सीरीज़ हारे हैं तो एतमाद किया गया टीम पे। आप क्या समझते हैं कि इस एतमाद की वजह से इतनी अच्छी परफॉर्मेंस उनकी अब आई है सामने? देखिए, दो चीजें बहुत अच्छी की। एक तो अगर आपके पास यंगस्टर मौजूद था आजम खान, तो आपने उसको खिलाया, वंडरफुल, बिकॉज ये वर्ल्ड कप का साल है, आपको कब जो है मौका मिलना है इसके बाद। तो ये मैचेस जो है ना वो कॉम्बिनेशन आजमाने के लिए बड़ा जरूरी है। तो आई वाज सो हैप्पी कि चले अब उनकी सिलेक्शन पे इतराज कीजिए, उनकी फिटनेस पे सवाल उठाइए, वट एवर जो आपके दिल में है। बट मुझे ये कोशिश अच्छी लगी कि आपने जो है वो यंगस्टर को ट्राई आउट किया, फिर सोहेब को नंबर 3 पे ही भेजा। और आई थिंक शादाब खान की कल अगर आप बॉलिंग देखें, हारिस रऊफ की, तो मुश्किल मौकों पर अच्छे मोमेंट्स उन्होंने जीते। हालांकि कल जो लियाम लिविंगस्टन की इनिंग थी, मेरे ख्याल में ऐसी इनिंग जो है ना वो 10 साल में आप एक देखते हैं तो ये मैच खत्म करने के लिए काफी होती है। बट जो फील्डिंग थी उसने मैच को जो है वो पाकिस्तान के हक में किया। लेकिन आई थिंक ज्यादा खुश होने की भी जरूरत नहीं है, अभी 2 मैच बाकी हैं। पाकिस्तान टीम का कोई पता नहीं, इनका जो है वो कौन सा जो रूप है हम देखेंगे। तो मेरे ख्याल में लेकिन शुरुआत बहुत अच्छी है। अब संडे को जब ये मैच दोबारा शुरू होगा, आई थिंक इंग्लैंड अंडर प्रेशर होगा, सीरीज हारने का एक ऑब्वियसली एलिमेंट मौजूद है। बट आई थिंक अ वंडरफुल कमबैक फॉर पाकिस्तान। अच्छा ठीक है गफ्फार भाई, कैप्टेंसी को आप कैसे देख रहे हैं? अब हम ये देख रहे थे कि जब मैच चल रहा था, इमाद वसीम को दूसरा ओवर जिस वक्त दिया गया, उस वक्त कुछ खटक रहा था कि नहीं, शायद यहाँ पर रॉय के सामने नहीं बनता था, जैसन रॉय के सामने ना दिया जाता। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि जब कमेंटेटर्स कह रहे हैं कि जी यहाँ पर मोइन आ गए हैं, यहाँ पर कप्तान को स्लिप ले लेनी चाहिए, और बाबर आजम वहाँ पर स्लिप ले भी रहे हैं, तो कप्तानी कैसी है? क्या आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूव होते जा रहे हैं? देखिए, बाबर के लिए मैं सिर्फ एक चीज कहूंगा, इतने शानदार वो बैट्समैन हैं, बस उनको नजर ना लगे जिस तरह कि वो बैटिंग करते जा रहे हैं। कल वो अनलकी भी रहे, सेंचुरी कर सकते थे, बट वाओ व्हाट अ प्लेयर। आई थिंक अगर आप उनकी परफॉर्मेंस की कंसिस्टेंसी देखें, और पिछले 15 साल में पाकिस्तान को एक पहला बड़ा प्लेयर मिला है, मोहम्मद यूसुफ और यूनुस खान और इस तरह के जो बड़े नाम है उनके बाद। एक मैं चीज समझता हूँ कि सिर्फ आई थिंक 3 साल में 3 वर्ल्ड कप है, तो आप उनको लिमिटेड ओवर्स तक ही रखते हैं तो बेहतर था। बेचारे को टेस्ट में भी सोचना है, वहां भी परफॉर्म करवाना है, करना भी है। बट आई थिंक क्योंकि खुद बहुत अच्छे परफॉर्मर है हमजा, तो अगर अपनी परफॉर्मेंस अच्छी होगी, टीम जीतेगी, तो आप देखें बाबर की कैप्टनसी और बेहतर होती जाएगी। और उनको पावर्स मिलने चाहिए, 11 वो खिलाएं, सारी डिसीजन मेकिंग बाबर कर रहे हो, क्योंकि कैप्टन जो है ना वो कहते हैं ना उसने सब कुछ करना है, उसने लड़ाना है टीम को। तो बाबर की बैटिंग आई थिंक रिजवान के साथ मिलकर जिस तरह की वो बैटिंग कर रहे हैं T20 फॉर्मेट के अंदर, जो उनकी कंसिस्टेंसी है, पाकिस्तान को ऐसा प्लेयर बड़े अरसे बाद मिला है। कैप्टनसी की आपने बिल्कुल ठीक बात की। आई थिंक वो डे बाय डे इम्प्रूव करेंगे, सीख रहे हैं, और आई होप कि वर्ल्ड कप तक सीख जाए। बिल्कुल। अच्छा अब्दुल गफ्फार साहब, जिस तरह हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान, अगर हम उम्मीद करते हैं वैसे तो कि ये T20 सीरीज़ जो है अब जीत जाए, अगर पाकिस्तान इंग्लैंड की मजबूत टीम के खिलाफ ये सीरीज़ जीत जाता है, तो आप क्या समझते हैं कि बाकी जो T20 वर्ल्ड कप की जो टीम्स हैं उन पर थोड़ा प्रेशर पड़ेगा पाकिस्तान की टीम का? देखिए, बिल्कुल पड़ता है। जब आप दुनिया की बेहतरीन टीम को उसके घर पे हरा जाएंगे। हालांकि अभी अगर आप देखें तो बेन स्टोक्स, जोस बटलर, क्रिस वोक, जोफ्रा आर्चर जैसे 4-5 प्लेयर अभी भी इंग्लैंड में नहीं है। बट इंग्लैंड ने हमें एक चीज तो बता दी कि उनकी जो बी टीम है वो भी पाकिस्तान को 3-0 हरा सकती है। तो आपने तो खैर आप ये समझिए कि उनकी जो आई थिंक जो 20-25 हैं इस वक्त, मैं 11 की तो बात ही नहीं कर रहा, जो 20-25 हैं वो काफी है किसी भी टीम के लिए। बट अगेन आई थिंक मेरे ख्याल में इंग्लैंड विल कम वेरी हार्ड ऑन पाकिस्तान इन नेक्स्ट मैच। आपको बड़ा जो है वो अब कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। लेकिन कल पाकिस्तान ने बॉक्सेस अच्छे टिक किए, अच्छी ओपनिंग पार्टनरशिप मिली, बेस मिला, हर प्लेयर ने अपना रोल समझा, 150 के स्ट्राइक रेट से हर खिलाड़ी खेल रहा था, और फील्डिंग बहुत कमाल की थी। कहते हैं ना कैचेस विन मैचेस। बिल्कुल। अच्छा गफ्फार भी, आखिर में आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने कल देखा कि पाकिस्तानी टीम बिल्कुल मुख्तलिफ भी नजर आई। हमें इस तरह की दिलेर बैट्समैन की भी ज़रूरत है। जिस तरह सोहेब मकसूद आ रहे हैं, उनको पता है मैंने जगह पक्की करनी है, लेकिन शॉट मार रहे हैं। हम पहला गेंद देख रहे हैं, डेब्यू पे है आजम का, बेहतरीन क्रिकेट खेल रहे हैं। आपको ये क्या दिलेर बैट्समैन हमेशा फ़ायदा देता है टीम को? बिल्कुल देता है। और आई थिंक सिर्फ एक कमी है हम तक कुछ अरसे से पाकिस्तान T20 टीम की बैटिंग में, और वो है मोहम्मद हफीज जैसे प्लेयर का फॉर्म में आना। वो इतने बड़े T20 के प्लेयर रहे हैं पिछले 2 साल में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनकी फॉर्म वो नहीं रही। PSL में भी आपने देखा, अगर रिजवान बाबर के इस तरह परफॉर्म करते हुए हफीज भी फॉर्म में हो, अपनी बेस्ट फॉर्म में, तो समझिए फिर पाकिस्तान की T20 बैटिंग, क्योंकि देखिए अगेन वही बात है कि 20 ओवर का खेल है, आपको सिर्फ 2 या 3 ही इनिंग चाहिए। इंग्लैंड ने तो कल एक ही इनिंग से पूरे मैच को तब्दील किया हुआ था, वो लियाम लिविंगस्टन खेल रहे थे। तो आई थिंक
इस टीम के अंदर पोटेंशियल है। और एक और बात, आई थिंक पाकिस्तान हमेशा इंग्लैंड में जब भी जाता है, जो सपोर्ट पाकिस्तानी का एजबेस्टन में क्राउड और शोर मचाया हुआ था, और जिस तरह की वो बैटिंग, और अगर आप पीसीबी के सोशल मीडिया हैंडल पे जाए, मैंने भी इसको रीट्वीट भी किया, और बच्चा जो बेचारा परेशान बैठा था, कल वो आया हुआ था और वो कल हंस रहा था, तो आई थिंक दैट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग टू सी। बिल्कुल ठीक है गफ्फार भाई, बहुत शुक्रिया आपका। सब सवेरे पाकिस्तान से आप बातें, पाकिस्तानी टीम ने बेहतरीन खेल पेश किया है, इसलिए हम सब खुश हैं। यहाँ पर हम खुशी खुशी में एक ब्रेक लेते हैं। स्टे विद अस।